आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हजारों बेघर फिलिस्तीनियों का नॉर्थर्न गजा लौटना शुरू। इजराइल हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हुई नाकाम। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाली पहली रियासत बनी। सीएम धामी बोले हलाला 3 तलाक पर पूरी तरह लगेगी रोक। प्रयागराज पहुंचे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने संगम में लगाई डुबकी। दिल्ली इलेक्शन के लिए आपका मैनिफेस्टो जारी। 15 गारंटी में रोजगार और खातून को 2100 रुपए देने का वादा। वक्फ कानून में तरमीम के सभी 14 कानून पास। अपोजिशन के सभी 44 मशवरे पार्लिमानी कमेटी ने किए खारिज। गुजरात में कब्रिस्तान पे चला बुलडोजर, भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हो रही है खिलाफ वर्जी। बीजेपी ने जारी किया शीश महल का एक और नया वीडियो। शीश महल के कई महंगे सामान का किया खुलासा। मुरादाबाद में मुशायरों का किया गया इनेकाद। मुशायरों में शायरों ने अपने उम्दा कलाम पेश किए। कुवैत के खातून को मिला एजाज। हिंदुस्तानी हुकूमत ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत हजारों बेघर फिलिस्तीनी आज अपने घरों की तरफ वापस लौटे हैं। कल इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गजा में दाखिल होने से रोक दिया था। हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी लगाया था, जिसके बाद आज हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों ने नॉर्थ गजा में नेटजरिम कॉरिडोर को पार करते हुए अपने घरों को वापसी की है। उधर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मुआहिदा नाकाम हो गया। इजराइल ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसमें कई अफराद हलाक हो गए। आज के दिन सूरज अपने साथ फिलिस्तीनियों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया है। दिन शुरू होने के साथ ही गजा के जुनूब में हजारों बेघर फिलिस्तीनी अपना सामान हाथों में उठाए पैदल गजा के शुमाली इलाकों की तरफ चल दिए। इस मौके पर नेटजरिम कॉरिडोर को पार करते हुए साहिल के नजदीक सड़क अल रशीद पर वापस जाने वाले अफराद की लंबी कतार दिखाई दी। गजा की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि सड़क अल रशीद पर किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये बात मुआहिदे में शामिल है। गाड़ियों के लिए सड़क सलाउद्दीन का एक रास्ता सुबह 9 बजे खोल दिया जाएगा। साथ ही इजरायली फौज ने इस इलाके से वापसी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही मुआहिदे में कल इजरायली कैदी अरबेल यहूद की वजह से जो रुकावट पैदा हो गई थी, उसे भी दूर कर लिया गया है। बता दें कि कल अरबेल यहूद की रिहाई को बहाना बनाकर इजराइल ने फिलिस्तीनियों की गजा वापसी को रोक दिया था। उधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ मुआहिदा नाकाम होता नजर आ रहा है। लेबनान की वजारत सेहत का कहना है कि इजरायली फौजियों ने जनूबी लेबनान में कम से कम 14 अफराद को हलाक कर दिया है और 80 अफराद को जख्मी कर दिया है। इजरायली फौजियों ने उस वक्त लोगों पर हमला किया जब लोग इजरायली फौज की वापसी को लेकर एहतजाज कर रहे थे। लेबनान का कहना है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए मुआहिदे में फौज की वापसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन इजरायली फौजी अभी भी वहां मौजूद है। इजराइल का कहना है कि 60 दिनों में हिजबुल्लाह की तरफ से मुआहिदे पर सही तरह से अमल नहीं किया गया। इस इलाके पर ही दहाइयों से हिजबुल्लाह का कंट्रोल रहा है, लेकिन अब इजराइल फौज की वापसी के बाद यहाँ लेबनानी फौज को तैनात किया जाना है, लेकिन इजराइल ने अभी तक इलाका खाली नहीं किया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से नाफिज हो गया है। सीएम रिहाइशगाह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान कर दिया है। बता दें, ये प्रोग्राम सीएम रिहाइशगाह के मेन सर्वेंट हाउस में मुनक्किद किया गया। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की क़यादत वाली हुकूमत ने आज दोपहर 12:30 बजे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। एक सेरेमनी में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का इफ्तिताह किया। देहरादून वाक़े चीफ सर्वेंट हाउस में सीएम धामी ने मिनिस्टर्स, एमपीज और अफसरान की मौजूदगी में यूसीसी पोर्टल का इफ्तिताह किया। सीएम धामी ने जिस पोर्टल का इफ्तिताह किया है वो ucc.uk.government.in है। इस पोर्टल के जरिए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन और उसे तोड़ने की जानकारी दी जा सकेगी। इस पोर्टल पर यूसीसी का पूरा कानून हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज प्रयागराज पहुंचे। अमित शाह ने खानदान सहित संगम में डुबकी लगाई। मरकजी वजीर दाखिला के साथ उनके बेटे जय शाह, बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सहित रियासती हुकूमत के कई मिनिस्टर्स भी मौजूद रहे। साथ ही अमित शाह ने साधु संतों से भी मुलाकात की। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को महाकुंभ पहुंचे थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। नहाने से पहले योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संकुल में मीटिंग की थी।
आम आदमी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आपके कौमी कन्वीनियर और दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन के लिए 15 गारंटी का ऐलान किया है। इस दौरान मंच पर सीएम आतिशी के साथ एमपी संजय सिंह और दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी को याद दिलाया कि 15 लाख के वादे का क्या हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों ने गारंटी शब्द को बर्बाद कर दिया है। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी, हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। अगली गारंटी डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है। वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग खत्म हो गई है। बताते चले कि जेपीसी में रूलिंग पार्टी के 22 तरमीम को पास किया गया है, वहीं ऑपोजिशन के सभी तरमीम को रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑपोजिशन ने 44 तरमीम पेश की थी, लेकिन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है। जेपीसी की अगली मीटिंग 29 जनवरी को होगी। जेपीसी की मीटिंग में आज भी हंगामा हुआ। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। जेपीसी की मीटिंग के बाद कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा हुई। 6 महीने के दौरान चर्चा के बाद हमने सभी मेंबर से अमेंडमेंट्स मांगे। यह हमारी आखिरी मीटिंग थी, इसलिए कमेटी के जरिए बहुमत के आधार पर 14 बदलावों को कबूल किया गया। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। ये हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। गुजरात के बेट द्वारका और ओखा इलाके में पिछले कई दिनों से मुबैना गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा मुसलमान मुतासिर हुए हैं। सैकड़ों मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया है, जबकि कई मजहबी मकामात को भी मसमार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हजरत पंज पीर की दरगाह को भी इंतजामिया ने तोड़ दिया है। इस कार्रवाई पर AIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि द्वारका में तोड़फोड़ मुसलमानों के मजार और कब्रिस्तानों को निशाना बनाकर की गई है। द्वारका में की गई तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तोड़े गए कब्रिस्तान और दरगाह को सरकारी रिकॉर्ड में इसी रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है। तोड़फोड़ की वारदातें ये भी साबित करती हैं कि मोदी हुकूमत वक्फ बिल में बदलाव करके वक्फ के खिलाफ हिफाजत को कमज़ोर क्यों करना चाहती है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। इससे पहले बीजेपी ने एक बार फिर से साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी पर एक और जबरदस्त हमला किया है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम रिहाइश का एक और नया वीडियो जारी किया है। अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे वह इसी बंगले में रहते थे। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होनी है, जबकि वोट्स की गिनती 8 फरवरी को हो जाएगी। दिल्ली बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर शीश महल का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इस शीश महल में महंगे महंगे सामान लगे हुए हैं। पार्टी ने इसकी एक रेट लिस्ट भी जारी की है। बीजेपी के दावे के मुताबिक शीश महल में लगी स्मार्ट LED टर्नेबल लाइट्स की कीमत करीब 19.5 लाख है। बॉडी सेंसर और रिमोट वाले पर्दे 4 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ के आसपास के हैं। 16 टीवी जो लगे हैं वो 64 लाख के हैं। सोफा
10 लाख, ओवन 9 लाख, माइक्रोवेव 6 लाख और जो सजावटी खंबे लगे हुए हैं वो करीब 36 लाख के बताए जा रहे हैं। पहले भी बीजेपी शीश महल को लेकर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में कैंपेन के दौरान केजरीवाल पर काफी हमला कर चुकी है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली की आवाम के टैक्स के पैसे को अपने ऐशो आराम में लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरियत के मौके पर याद सलीम फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुशायरा मुनक्किद किया गया। मुशायरे की निजामत सैयद मोहम्मद हाशिम, सदारत मशहूर शायर मंसूर उस्मानी, मेहमानों की गुलपोशी फिरोज खान और उनके खानदान ने की। बता दें कि मुशायरे की शुरुआत तिलावत कुरान व हम्दोनाज से की गई। देर रात तक चले मुशायरे में शायरों ने अपना उम्दा कलाम पेश किया। इस मौके पर आलमी शायर मंसूर उस्मानी, फाकिर अदीब इस्लाम अर्शी, नसीम वारसी समेत कई शायर मौजूद रहे। ऐसे कुछ लोग मोहब्बत का सिला देते हैं, जैसे पर काट के पंछी को सजा देते हैं। जिसे दिल में बसाना चाहता हूँ उसी को आजमाना चाहता हूँ। ये मुशायरा मैं अपने गरीब खाने पर 4 साल से अपनी मोहतरम याद सलीम की नाम से कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है मुशायरा ऑल इंडिया मुशायरा हुआ है। उसमें बैरूनी शायरों की एक लंबी फहरिस्त थी मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब मुशायरा रहा। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सलीम ऑल इंडिया मुशायरे की तरफ से तहजीब टीवी को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मुशायरे को कवर किया। मुल्क के आला तरीन एजाज़ात में एक पद्मश्री अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। यौम जमहूरियत से एक दिन पहले मरकजी हुकूमत ने पद्मश्री अवार्ड 2025 से नवाजे जाने वाले लोगों के नामों का ऐलान कर दिया। इसमें कुवैत की खातून डॉक्टर और योगा ट्रेनर शेख अल सबा का भी नाम शामिल है। दरअसल शेखा अल सबा एक योगा प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने कुवैत के पहले लाइसेंस योगा स्टूडियो द्रात्मा की तामीर की। इसके साथ ही उन्होंने गल्फ कंट्रीज में योगा प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, कुवैत में योगा एजुकेशन लाइसेंस लॉन्च किया जो योगा प्रैक्टिस को ऑफिशियली मान्यता प्रोवाइड करता है। सम्स यूथ योगा की मुश्तरका बुनियाद रखी जो 0 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक जामा निसब पेश करता है। दिल्ली में जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में ओखला असेंबली हलके से AIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान की अहलिया लोगों से मिल रही हैं, जहां उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। आपको बता दें कि AIM ने ओखला असेंबली हलके से शिफा उर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। जैसे कि सभी जानते हैं कि शिफा उर रहमान अभी भी दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में बंद है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। इस बार ओखला असेंबली में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि बीजेपी की तरफ से मनीष चौधरी एक मजबूत चेहरा हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 2 बार के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान भी मैदान में हैं। ऐसे में देखना होगा कि शिफा उर रहमान को आवाम का कितना सपोर्ट और प्यार मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि शाहीन बाग में हुए प्रोटेस्ट की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी भी शिफा उर रहमान के सपोर्ट में है। बिल्किस दादी भी शिफा उर रहमान के लिए कैंपेन में उतर गई हैं। ओखला असेंबली के लोगों ने शिफा उर रहमान की अहलिया को यकीन दिलाया है कि वो शिफा उर रहमान के हक में वोट देकर उन्हें भारी वोटों की तादाद से जिताएंगे। उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो गया है। बीजेपी जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से गदगद है, वहीं कई ओपोजिशन पार्टीज इस कानून की मुखालिफत कर रही हैं। इसी कड़ी में AIM लीडर और साबिक MLA वारिस पठान ने हमला बोला है और कहा है कि भारत डाइवर्सिटी में इत्तेहाद के लिए जाना जाता है। डाइवर्सिटी हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत यह कानून लाकर मुसलमानों की शादी और प्रॉपर्टी वाले अधिकार में दखल अंदाजी करना चाहती है। UCC लाने का मकसद एक ही है कि किसी तरह से मुसलमान को परेशान किया जाए। इस मुल्क में UCC लागू नहीं हो सकता क्योंकि हमारा मुल्क इत्तेहाद में दुनिया के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में एक हफ्ते के अंदर ही गुलेन बेरी सिंड्रोम यानी कि GBS नाम की बीमारी ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वहीं सोलापुर में GBS से एक मरीज की मौत की खबर भी सामने आई है।
महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन बैरो सिंड्रोम यानी कि GBS बीमारी से हाहाकार मच गया है। अब एक चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि CA की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले वे सोलापुर जिले में अपने गांव गए थे, तभी से उन्हें दस्त हो रहे थे। कमजोरी बढ़ने पर सोलापुर के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे तो GBS का पता लगा। शनिचर के रोज तबीयत ठीक होने पर ICU से CA को बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ देर बाद सांस लेने में दिक्कत की वजह से उनकी मौत हो गई। इससे पहले एक खातून मरीज की भी मौत हो चुकी है। 64 साल की खातून का इलाज पिंपरी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नरेला में बीजेपी की इंतखाबी इजलास से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के साबिक CM अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया है। अमित शाह ने शराब, पंजाब और पूर्वांचलियों के मुद्दे को उठाया। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल के कुशासन का खात्मा 8 तारीख को होगा। केजरीवाल के शासन के दौरान दिल्ली बद से बदतर हो गई। 10 साल में देश की कई रियासतें जहां पर डबल इंजन की हुकूमत बनी, वो कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन दिल्ली को जलभराव, गंदे पानी और कूड़े से जूझना पड़ रहा है। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने न सिर्फ अफरा तफरी पैदा की है, बल्कि हमारे पूर्वांचलियों की भी तौहीन की है, ये कहते हुए कि पूर्वांचली फर्जी वोटर हैं। अमित शाह ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले, टैंकर घोटाला समेत कई मुद्दों को लेकर घेरा। मिल्कीपुर जिमनी इंतखाबात में वोटिंग से पहले बीजेपी को मुस्लिम बिरादरी के मशहूर चेहरे इकबाल अंसारी का साथ मिला है। बताते चले कि बाबरी मस्जिद मामले में फरीक रहे इकबाल अंसारी ने वोटरों से अपील की है कि वो इस जिमनी इंतखाबात में बीजेपी के हक में वोट करें। इकबाल अंसारी ने कहा कि CM योगी आदित्यनाथ की वजह से अयोध्या की सूरत पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा कि लोग अयोध्या को देखें और मिल्कीपुर के ज़मनी इंतखाबात में योगी आदित्यनाथ का ख्याल रखें। इकबाल अंसारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सड़क, पार्क और तमाम चीज़ों को बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह से दुआ है कि बीजेपी यहाँ जीते और कमल का फूल खिले। अंसारी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में भी बीजेपी की कामयाबी की दुआ मांगी थी। श्रीलंका की नौसेना ने एक बार फिर से बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। अफसरान ने बीते रोज जानकारी देते हुए बताया कि 2 अलग अलग वारदातों में श्रीलंका की नौसेना ने कम से कम 34 हिंदुस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मछुआरों की बोट्स भी जब्त कर ली गई हैं। ये गिरफ्तारी तमिलनाडु के धनुषकोडी के पास की गई है। इस वारदात के बाद से तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में ठोस कदम उठाने की दरख्वास्त की है। स्टालिन ने बताया है कि गिरफ्तार मछुआरों में से 32 मछुआरे तमिलनाडु के हैं और 2 केरल के हैं। M.K. स्टालिन ने कहा कि हमारे मछुआरों को बार बार हिरासत में लिए जाने से इलाके के समुदाय में जो लोग हैं उन्हें अपने आने वाले कल की फिक्र सताने लगी है। अब वक्त आ गया है कि हमारे मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना के जरिए गिरफ्तार किए जाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।